आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी, मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। संशोधन विधेयक पर संसद में बोले ओवैसी, कहा मेरी संपत्ति मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी हंगामे को लेकर मुकदमा, रमेश विदुड़ी के बेटे के खिलाफ कलंदरा। आतिशी के खिलाफ केस दर्ज होने को लेकर संजय सिंह ने उठाए ईसी पर सवाल। संदीप दीक्षित ने कहा कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है, भाजपा और आप आपस में लड़ रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ को लेकर बरसे अखिलेश यादव, कहा ये लोग डिजिटल कहते थकते नहीं, अब डिजिट नहीं दे पा रहे। 18 दिन में दूसरी बार बिहार जा रहे राहुल गांधी 5 फरवरी को कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना यूवीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही है, मतदाता बड़े हैं, धांधली बड़ी है। चुनाव आयोग सुनता है लेकिन वो सरकार की कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मामला लंबा चलता है और कई चुनाव बीत जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे उस तरह नहीं आए जैसे आने चाहिए थे, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं 100% सही है। मतदाता बढ़े हैं, अनियमितता बरती गई है, धांधली हुई है। लेकिन अब हमें दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि ये सब हम कहें किसको। ये सब सारी चीज़ें सुनती है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सरकार के हाथों के नीचे कठपुतली बन गई है। जैसा बीजेपी कहती वैसे चुनाव आयोग करती है। तो विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र के सोलापुर की मार्कड़वाड़ी गांव हो और चाहे और भी राज्यों के चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, धांधली हो रही है। लेकिन दुख है कि अब हम लोग ये सब कहें कहाँ। अब एक ही पर्याय बचता है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो लंबा केस चल जाता है, तब तक कई चुनाव बीत जाते हैं। हमारे यहाँ ही अपात्र वाला मामला जो था, अब वो कब आएगा निर्णय, तब तक नए चुनाव हो गए। तो राहुल गांधी जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे संजय राउत जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, सब एक ही बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के नतीजे उस ढंग से नहीं आए हैं जैसे आने चाहिए थे। कहीं तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गड़बड़ी हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, तो ज़रूर इस पर भी एक बहस होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा। तब तक तो हम केवल जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये विधेयक समय की मांग है और रिपोर्ट संसद के चालू बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार पूजा स्थलों की सुरक्षा करना चाहती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्फ से जरूरतमंदों को लाभ हो। सरकार बिल्कुल यही चाहती है कि जो पूजा की जगह है, इबादत की जगह है, बिल्कुल वो ठीक रहे और जो वक्फ है उसका वक्फ का लोगों को फ़ायदा, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को, अनाथ को मिले। लेकिन आज उसका फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। मुतवल्ली, केयर टेकर वक्फ के इंटेंशन के विपरीत जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस वक्फ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो आज उसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। खुद ओवैसी साहब उसके मेंबर रहे हैं, हर समय उन्होंने भाग लिया है, अपने अमेंडमेंट्स मूव किया है, उस पर वोटिंग हुई है, एडॉप्शन हुआ है, नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ। ये इस समय ये जो बयान है इसको कैसे देख सकते हैं? ये क्या स्मूथली ये प्रोसेस जो बात शुरू से बिल्कुल होगा, जो बात ऐसे होगा जैसे आर्टिकल 370-35 ए जब आ रहा था रिमूव करने की बात, तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। जब 3 तलाक था तब विरोध किया था, सबका फायदा हुआ। इसी तरह से जब वक्फ का नया बिल आएगा तब भी फायदा होगा। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है, जो यूसीसी के कानून के ड्राफ्टिंग के लिए डिटेल्ड स्टडी करके आने वाले दिनों में गुजरात सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। ये समिति खास तौर पे
सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई के अध्यक्षस्थान में बनाई गई है। समिति अपना रिपोर्ट आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को पेश करेगी। ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरा और इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू करती है तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय ने इस प्रस्तावित कानून को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यदि इसे लागू किया जाता है तो देश में सभी वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1 और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार। तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा यहाँ पर। संसद के बजट सत्र में देश की आर्थिक स्थिति से ज्यादा चर्चा महाकुंभ भगदड़ की है। विपक्ष भगदड़ में मरने की संख्या को लेकर सरकार को घेर रही है तो वहीं सही आंकड़ों को लेकर सरकार साइलेंट है। 29 जनवरी को प्रयागराज के संगम नोच पर भगदड़ मच गई थी। सरकार और प्रशासन का कहना है कि यहां सिर्फ 30 लोग मारे गए हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस हादसे में हजारों लोग मरे हैं, जिसे सरकार छिपा रही है। वैसे 54 में जब बड़ी भगदड़ हुई थी, नेहरू जी ने पहले ही दिन हाउस में ये कहा था कि 400 लोग मरे हैं, 2000 लोग घायल हुए हैं और अपना बयान दे दिया था। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि इस चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में लोग आते हैं, बिना चिट्ठी दिए हुए आते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, तो कोई VIP नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि VIP की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहां नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। सर, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और तो जैसे जया बच्चन, राजनीति कुछ नहीं हो रही है, राजनीति कुछ नहीं हो रही है, असली बात कही जा रही है। असली बात कहें तो उसको राजनीति के माने जा रहे। अगर वहां पर लोग मारे गए तो कहे न जाए, लोग मारे मारे घूम रहे हैं। 15,000 लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल नहीं रहे हैं, सूचना नहीं गवर्नमेंट दे रही, क्या माना जाए। खड़गे जी ने कहा कि 1000 बॉडीज, हजार फिगर दी। आप कोरोना में इन्होंने स्वीकार किया था, फिर देखा गंगा में बॉडी उतरा रही थी, तैर रही थी।
आशंका तो है ही लोगों को इस मामले में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक के 2 घटक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ बैठकर ये तय करना होगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह बिखर गए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं और फिर कहूंगा कि कभी ना कभी हमें इंडिया ब्लॉक के साथ बैठकर यह तय करना होगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि आखिरकार हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आए थे, हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी संसद में विपक्ष की संख्या बढ़ी है। अगर हम अब बिखर गए तो ये ठीक नहीं होगा। चुनाव होने दीजिए, फिर एक बैठक बुलाएंगे और खुलकर चर्चा होगी। उन्होंने आम बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आयकर में छूट एक अच्छी बात है, कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनसे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचने की संभावना है, लेकिन सब कुछ क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इरादा रखना एक बात है, अब हम क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। अगर क्रियान्वयन में मध्यम वर्ग को लाभ होता है और लोगों की जेब में अच्छा पैसा आता है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, क्योंकि अंततः खर्च बढ़ेगा। अगर खर्च बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और यही हम देखना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सोमवार को प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। चुनाव के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के पक्ष से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी और छतरपुर में अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाया। दिल्ली पुलिस ने बीती रात गोविंदपुरी में हुए हंगामे को लेकर सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गोविंदपुरी पुलिस ने सीएम आतिशी के खिलाफ बीएनएस की धारा 188 के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने दूसरा मुकदमा आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया है। खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार आतिशी के बयान पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी को कानून और संविधान का सम्मान करना चाहिए। वे संवैधानिक पद पर बैठी एक मुख्यमंत्री हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा राजनेता है जिसका परिवार चुनाव के दौरान उसकी मदद नहीं करता है। आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको ये बात शोभा देती है कि आप यूपी की गाड़ियों में 40-40 व्यक्तियों को लेकर चल रही हैं? रमेश जी, रात को जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष चौधरी बिधूड़ी है, क्या कहेंगे? देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठी हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है
कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। सबकी फैमिली रहती है, तो मेरा बेटा मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरे चुनाव में क्यों नहीं रहेगी। तो ये 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती, कालका जी में क्या किया उनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो बोलने के लिए यूपी नंबर की गाड़ियां, जो यूपी 16 EC 3900, एक यूपी 16 इसी प्रकार के 14, एक थार। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा देता है कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में आप गुंडे लेकर 30-30, 40-40 आदमी चल रही हैं। हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले लेकर 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है। और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहा है रोशन जाके तुम घर चले जाओ। अब बाहर के कॉलोनी में आए हुए बाहर के लोग हैं बेचारे, वो क्यों पंगा लेना चाहेंगे। ऐसी गिरिनगर में जाकर वो कोई अपने दोस्त से मिलने आया था, उसको बैठवा लिया। ये हरकेश नगर का कोई व्यक्ति था, मिलना है उसको गाड़ी में बैठवा दिया, ये बैठो ये रमेश दुड़ी का गुंडा है। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। फिर रात को 12 बजे एक कालका जी के निवासी की गाड़ी रोककर 2 घंटे उसको डिटेन करके रखा। कोई वंदना नाम की महिला है, कोई रेखा है, राखी क्या नाम की, वंदना है बस्सी, ऐसी रेखा बस्सी, ऐसी महिलाएं, 4-5 गुंडे, वो गिल पता नहीं क्या क्या नाम है किसी की। अब कोई बीजेपी का आदमी उसको रोको आप। दिल्ली पुलिस ने बीती रात गोविंदपुरी में हुए हंगामे को लेकर सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। कालकाजी में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन संजय जी, फिर ऐसे चुनाव, अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद भी आप अगर आप लोग हार गए तो आप ऐसी बातें करेंगे? कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। अजय माकन कल सवाल खड़े कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की भूमिका रही चुनाव में। अजय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि नतीजे अच्छे होंगे, लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। भाजपा और आप आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं। वे एक दूसरे पर उंगली क्यों उठाते हैं? गलत काम करना बंद करें, सब अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा रहा, मेहनत करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। जी सर, ऐसा है किसी भी चुनाव में, आप चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो कहेगा कि हमें समर्थन मिल रहा है। आपको याद है, ये तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया था। गुजरात में सरकार बना रहे थे, मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। तो सरकार कहने से नहीं होती है, वोट पड़ेगा तब देखेंगे। 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन इन दोनों पार्टियों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कैंपेन करिए ना। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ तो ये लोग डिजिटल कहते हुए थकते नहीं है, लेकिन जब ये हादसा हो गया है तो ये सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, आंकड़े तो अब तक नदारद हैं। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि साक्ष्य छिपाना और मिटाना भी अपराध है, इसका दंड कौन भुगतेगा? आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें।
महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का दिया गया बयान अब विवादों में आ गया है। उन्होंने महाकुंभ में सबसे दूषित पानी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशों को पानी में बहा दिया गया। अब उनके इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मैं तो कहता हूं कि आप प्रूफ करो, और प्रूफ नहीं करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे। आपको गलत बयानी की इजाजत हमारा भारत का संविधान नहीं देता है। अगर आप अफवाह फैलाएंगे, चाहे जो हो, तो उसको सबूत देना होगा। कल आदरणीय खड़गे जी ने जैसे कहा हजारों, बाद में उन्होंने अपने शब्द को फिर स्थिर किया। उनसे कहा गया कि आप सबूत प्रकट करो, अगर आपके पास है तो आप दो, नहीं तो सदन के अंदर अगर गलत बयानी आप करते हो तो कानूनी रूप में आप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई। एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो इंजन और एक गार्ड कोच बेपटरी हो गया। हादसे में एक लोको पायलट समेत दो रेलवे अधिकारी घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर रेलवे अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। सर ये तो हम लोग कानपुर में थे। हाँ। हम लोग को 4:30 बजे पता चला। हाँ। तो हम टावर वैगन लेके फिर वहाँ से निकले। अच्छा, टावर वैगन लेकर 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए। क्या हुआ है यहाँ, घटना क्या हुई है? ये सर ये राउंड में है ये सर। अब हो सकता है ड्राइवर ने नहीं देखा होगा, सिंगल 2 किलोमीटर पर है। हाँ। और आगे गाड़ी खड़ी थी। हाँ। हो सकता है स्पीड को कंट्रोल न कर पाया हो। हाँ। उसके बाद वो हेलमेट हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद सोनी। क्या हैं आप? जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं सर। रेलवे में? कानपुर रेलवे में। हाँ। और भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं घटना। हाँ सर, हमारे जीएम साहब भी आए हैं, इलेक्ट्रिकल के सभी ब्रांच के आए हुए हैं। राहत बचाव का जारी है? राहत बचाव का चल रहा है? राहत बचाव सर सारी सुविधाएं, सारे हमारे स्टाफ लगे हुए हैं और कई जगह से टीम आई है हमारी, IR से भी आई है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग लगे हुए हमारे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार राज्य के सभी जिलों में यात्रा करने में लगे हुए हैं। अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। कांग्रेस भी अपनी भागीदारी मजबूत करने में जुट गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए खुशी और गौरव की बात है कि राहुल जी आ रहे हैं। बिहार अभी उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर है। अरे भाई, जब देश में डेमोक्रेसी और संविधान को कुचला जाने लगे, स्क्रिप्ट कौन लिखता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण का ऑब्वियसली सरकार लिखती है, और 2014 से मोदी सरकार ही वो स्क्रिप्ट लिखती है। स्क्रिप्ट में जहां किसानों के लिए कोई जगह नहीं, नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं, जवानों के लिए कोई जगह नहीं, मजदूरों के लिए जगह नहीं, तो जो करना है करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बांटे गए नियुक्ति पत्र पर बिहार की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। वर्षों से लंबित बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कार्य विभाग के लिए ये बहुत ज़रूरी था। बड़ी संख्या में ज़मीन पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियर अब समस्याओं का समाधान करेंगे, जिनकी सालों से कमी थी। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। देखिए, बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, बरसों से लटका हुआ।
आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी कमी वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उस तरह के वातावरण बन रहे थे, वो समाप्त संविदा कर्मी पर जो रखे जा रहे थे, उस सबसे मुक्ति मिलेगा। राजद के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, हताश और निराश है। वो जानता है कि 2025 में हम आउट हो जा रहे हैं राजनीति की दुनिया से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी के पिताजी का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश कानून से चलेगा। कोई भी समाज, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कानून से ऊपर नहीं है। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ में होगा। वक्फ कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। राजस्थान में कल भजनलाल शर्मा सरकार ने धर्मांतरण विधेयक पेश किया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक रखा। सरकार की ओर से पेश किए गए इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कहा कि ये बिल बहुत ही जरूरी था। ये सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। विरोधी बिल पेश हुआ जी, नहीं बिल्कुल बहुत आवश्यक था और उस पे भी सत्र के मुझे लगता है आखिरी सप्ताह में वो बिल भी पास होने की संभावना है। बहुत अच्छा काम है, बहुत आवश्यक है। ये सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है और पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी कामयाब होगी। वो जो कहते हैं वो कर दिखाते। गाजा में जैसे ही युद्ध विराम की शुरुआत हुई है, वैसे ही इजरायल सेना ने अपने ऑपरेशन वेस्ट बैंक में बढ़ा दिए हैं। साल की शुरुआत में ही वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले, गिरफ्तारी और रेड बढ़ गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस साल की शुरुआत से ही अब तक इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 10 बच्चों सहित 70 लोगों की हत्या कर दी है। सोमवार को जारी मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इजराइल के व्यापक हमलों में जेनिन में 38, टुम्बास में 15, नबलस में 6, तुर्कोरेम में 5, हेब्रोन में 3, बेतलहम में 2 और कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा यहाँ इजरायली गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। पिछले महीने गाजा में युद्ध विराम के तुरंत बाद इजरायली सेना ने इस इलाके में आयरन वॉल के नाम से एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह अभियान खासतौर से जेनिन क्षेत्र से फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों को निशाना बनाने पर केंद्रित है। मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद होने वाली इस कार्रवाई के पीछे जानकार मान रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार गाजा की अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रही है। साथ ही सरकार के सख्त निर्देश है कि समझौते के तहत रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कोई जश्न न मनाए। सोमवार को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इजरायली हमलों की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी लोग पुनर्वास योजनाओं या दूसरी जमीन को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि कब्जे वाले अधिकारी नागरिकों को विस्थापित करने और जातीय सफाई करने के मकसद से अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों पर हमले कर रहे हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।